नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए टू बी टू स्टडी पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आईटीआई की इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर इसके अलावा भी सभी ट्रेडों के लिए है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए आईटीआई की जो एग्ज़ाम चल रही है जो 16 से 28 जनवरी के बीच कराई जा रही हैं। इसी बीच दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी और वर्कशॉप कैलकुलेशन का एग्ज़ाम जिनका हो गया है उन्हीं के लिए थ्योरी का मॉडल पेपर हम लेके आ गए हैं। इस मॉडल पेपर में हम जितने भी संभावित प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वे सभी हम आपको सॉल्व करके बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों सीधे शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों डीसी जनरेटर में ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा φ/Zn/P/60 यानी यहाँ पे दिया हुआ है φ/Zn/P/60 ए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। तो ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल की गणना करने का जो सूत्र होता है वो कौन सा है डीसी मोटर के लिए। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ई बी इक्वल टू ई बी जो होता है दोस्तों ये बैक ईएमएफ को इंडिकेट करता है। तो ई बी इज इक्वल टू V-IA/RA वोल्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट यानी अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे एक्स के रूप में एक फिगर दिया हुआ है और इसमें एक्स के भाग का नाम पूछा हुआ है। तो इस भाग का आपको नाम बताना है। इस भाग को दोस्तों पोल शू के नाम से जानते हैं। इस भाग का नाम पोल शू के नाम से जाना जाता है जो कि आप ऑप्शन नंबर नीचे देख पाएंगे। पोल शू ऑप्शन नंबर डी जो है पोल शू ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है, बताना है डीसी जनरेटर में फील्ड का नाम क्या है। ये जो फिगर दिया हुआ है दोस्तों इसे बताना है कि डीसी जनरेटर जो है इसमें फील्ड का नाम क्या है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है लघु शंट यौगिक जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर या फिर संचयी यौगिक जनरेटर। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर यानी कि संचयी यौगिक जनरेटर ये हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो डीसी जनरेटर जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला दिया हुआ है कार्क स्क्रू नियम, बी दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सी दिया हुआ है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम या फिर डी दिया हुआ है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होता है। तो गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ की जो सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं BL/V वोल्ट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है BL साइन थीटा वोल्ट और सी दिया हुआ है VLV साइन थीटा वोल्ट और डी दिया हुआ है BLV कॉस थीटा वोल्ट। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है BLV साइन थीटा ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। दोस्तों ये फिगर आप ध्यान से देख लीजिए, इस फिगर का आपको नाम बताना हुआ है। तो डीसी जनरेटर में ये जो फिगर दिया हुआ है ये योक या फ्रेम के नाम से आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, इसे योक या फ्रेम के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं।
दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आईटीआई के किसी भी एग्ज़ाम की बात की जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हो चुका है और आगे भी इसके रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे दिया हुआ है 4 पोल डीसी जनरेटर की डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है 8, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि 4 पोल डीसी जनरेटर की डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग की बात करें तो उसमें 8 समानांतर रास्ते होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें बताना है डीसी जनरेटर का ये कौन सा भाग है। तो दोस्तों आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो साइड एंड प्लेट्स का दिया हुआ है ऑप्शन ए में, बी में दिया हुआ है पोल शू लेमिनेशन, सी दिया हुआ है कम्यूटेटर खंड और डी दिया हुआ है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो फिगर दिया हुआ है ये आर्मेचर कोर लेमिनेशन का ही फिगर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो दोस्तों डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल होते हैं वो आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या आवश्यकता है। तो एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर की बात करें तो उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है वह दोस्तों वोल्टेज का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं, बुइल्ड अप द वोल्टेज, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, ऑप्शन सी दिया हुआ है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध और ऑप्शन डी दिया हुआ है ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, ये भाग इसका जो नाम है वो क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पूर्ण लोड वोल्टेज पाथ, आर्मेचर वोल्टेज पाथ, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो ये ऑप्शन सी देख रहे हैं आप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ हो। दोस्तों अगर कंपाउंड जनरेटर में शंट फील्ड और आर्मेचर दोनों एक साथ समांतर में जुड़ा हुआ हो तो वो लघु शंट यौगिक जनरेटर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं लघु शंट यौगिक जनरेटर यानी कि शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, क्यों एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर पटलित है। तो डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर कोर होता है वो पटलित क्यों होता है। वाई द आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी जनरेटर इज ल्यूमिनेटेड। तो डीसी जनरेटर के जो आर्मेचर कोर होते हैं वो लेमिनेटेड इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उससे भंवर धरा हानि को कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं, भंवर धरा हानि को कम करने के लिए ये लेमिनेशन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध कम जो होता है ये वो कम रखने का उद्देश्य होता है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं, आर्मेचर वोल्टेज के ड्रॉप को कम करने के लिए हम आर्मेचर प्रतिरोध को बहुत कम रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। तो डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में चलाने का मेन उद्देश्य जो है वो अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करे, इसके लिए डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ण क्यों प्रदान की जाती है। तो बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ण जो प्रदान किया जाता है या इस्तेमाल में लाया जाता है उसका उद्देश्य होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है।
तो अगर डीसी जनरेटर वोल्टेज का निर्माण नहीं कर पा रहा है या फिर करने में असफल हो जा रहा है, विफल हो जा रहा है, तो इसका मेन जो कारण होगा वो होगा ढीले ब्रश संयोजन। यानी ब्रशों का अगर ढीला संयोजन होगा तो आपका डीसी जनरेटर जो है ये वोल्टेज का निर्माण ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है? अगर डीसी जनरेटर का क्षेत्र यानी फील्ड जो है आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार के जनरेटर को शंट जनरेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शंट जनरेटर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या होता है? तो डीसी जनरेटर में पोल शू का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स फैलाने का इसका मेन उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का कार्य क्या होता है? तो डीसी जनरेटर में जो स्लिप रिंग होता है उसका कार्य होता है धारा को एक ही दिशा में कलेक्ट करे यानी एकत्रित करे, यानी कि कलेक्ट द करंट अनडायरेक्टली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं ये धारा को एक ही तरफ नियंत्रित करता है, एकत्रित करता है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो जनरेटर में अगर बात करें ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है तो कार्बन और ग्रेफाइट का जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है भार में भारी शॉर्ट सर्किट, बिना लोड के लगातार चल रहा, बिना रुक के लगातार चलना, या फिर रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है। तो अगर आपका डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है तो इसका कारण है रोटेशन की दिशा लगातार बदलती रहना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? तो एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट को पूरे करने के लिए आर्मेचर कोर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण, ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है, शंट फील्ड प्रेरकत्व में वृद्धि के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 33वां प्रश्न है, लंबी दूरी की वितरित लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो लंबी दूरी की वितरित लाइनों के लिए डीसी जनरेटर का जो उपयोग किया जाता है वो होता है संचयी यौगिक जनरेटर, यानी कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो डीसी जनरेटर में इंसुलेशन के प्रतिरोध को बेहतर यानी काफ़ी अच्छा बनाने के लिए रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, ये इसका इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने का सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में भी जो डीसी जनरेटर काम करता है वो है अलग से उत्तेजित जनरेटर, यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आर्क वेल्डिंग के लिए साधारणतः विभेदक यौगिक जनरेटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? तो डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की जो विशेषता है वो है कम धारा उच्च वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है, जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? तो जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का मेन उद्देश्य जो है वो है ऑप्शन नंबर डी जो है धारा दिशा को आसानी से पलटना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? तो डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग करने का उद्देश्य है चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर बात करें यहाँ पे बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर की, तो बड़ी क्षमता के जो डीसी जनरेटर बनाए जाते हैं वो रोल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, रोल्ड स्टील के। वहीं अगर दोस्तों छोटी यानी कम क्षमता के जनरेटर की बात की जाए तो वो ढलवा लोहे का बनाया जाता है, यानी कास्ट आयरन उसका राइट आंसर हो जाएगा। पर यहाँ पर बड़ी क्षमता दिया हुआ है तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स का क्या कार्य होता है? तो डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स का जो कार्य होता है वो होता है लगातार आउटपुट की आपूर्ति। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? ये आपको फिगर जो दोस्तों दिया हुआ है इसमें आपको बताना है जो एक्स के रूप में डिनोट किया है इस भाग का जो स्लॉट जो है इसका कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, वायु परिसंचरण बनाने के लिए, स्नेहन उद्देश्य के लिए, या साठ से आसानी से हटाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? तो डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का जो उद्देश्य है वो है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। ऑप्शन नंबर सी जो है आप देख रहे हैं ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो बड़े मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए ढलवा इस्पात का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, क्यों पोल कोर स्टापिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं भारधारा हानि कम करने के लिए, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए यानी करने के लिए इस प्रक्रिया को साधारणतः डीसी शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए डीसी शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग करने का उद्देश्य होता है विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर दे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर हो तो प्रभाव क्या पड़ता है डीसी जनरेटर पर? तो अगर शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के मान से ऊपर होगा तो जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव जो है वो आर्मेचर प्रतिक्रिया से आउटपुट वोल्टेज को कम कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं आप ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है? तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बेअसर करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना, ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? दोस्तों अगर डीसी जनरेटर को आप लंबे समय तक यूज नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं और रखे रहते हैं तो ये अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं अवशिष्ट चुंबकत्व दोस्तों होता है वो डीसी जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण करता है या फिर आउटपुट वोल्टेज को भी इंक्रीज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है अगर लंबे समय तक इसको आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, रखे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो
प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर डीसी जनरेटर में क्षेत्र प्रवाह अगर विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ का जो प्रभाव जो पड़ेगा वो होगा, प्रेरित ईएमएफ घट जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं हमारा प्रेरित ईएमएफ घट जाएगा, घटता है, ये हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारे मॉडल पेपर का ये आखिरी प्रश्न है, डीसी जनरेटर में ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। अगर आपके डीसी जनरेटर में ब्रश में भारी स्पार्किंग हो रहा है तो इसका कारण क्या होगा। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया हो। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं आप AMNA और GNA में स्थिति बदल गई है। या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रश के रूप में बहुत अधिक स्प्रिंग तनाव। तो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, अगर आपके डीसी जनरेटर में MNA और GNA का पोजीशन यानी कि स्थिति जो बदल गई है तो आपका जो ब्रश होगा वो बहुत ज़्यादा इसमें शॉर्ट सर्किट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ये इसका राइट आंसर होगा। MNA और GNA में स्थिति बदल गई है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य कर दें, जिससे आपके साथ आपका भी भला हो सके। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे ITI सेकेंडरी के एग्जाम के लिए। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में से ही परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ये हमारी मॉडल पेपर का तीसरा पार्ट था। हमारी 2 पार्ट ऑलरेडी ही हमारी चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं और आप उन दोनों वीडियो को भी अगर देख लेते हैं तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी ITI के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।